नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र पवार। आदर्श कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जैतारण में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। अब हम बात करने वाले हैं मनोविज्ञान के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है अधिगम, उसके बारे में। आज हम पढ़ेंगे अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। हमारा जो टॉपिक है वो स्किनर का टॉपिक है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत टॉपिक लगा लीजिएगा आप लोग। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। ये सिद्धांत पर पहला सवाल आता है, किसने दिया? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, कब दिया? तीसरा प्रश्न, कहां दिया? तो किसने दिया? हम बात करें बी एफ स्किनर महोदय ने दिया है। बी एफ स्किनर महोदय ने दिया है। कब दिया है? जो पहला सिद्धांत है जो चूहे के ऊपर दिया गया है, पहला ये दिया गया है 1938 के अंदर। 1938 में चूहे पर, ध्यान रखिएगा। और जो दूसरा सिद्धांत है वो दिया गया था 1943 में, और दूसरा दिया गया है कबूतर पर। ध्यान रखिएगा, कबूतर, कबूतर के ऊपर दिया गया है। अब प्रश्न आता है कहां दिया गया? अमेरिका। अमेरिका के अंदर दिया गया है। शब्द आया क्रिया प्रसूत। क्या होता है क्रिया प्रसूत? साधारण शब्द है क्रिया प्रसूत। क्रिया प्रसूत का मतलब होता है कि पुनर्बलन, पुनर्बलन से प्रेरित होकर के किया जाने वाला व्यवहार। पुनर्बलन से प्रेरित होकर के किया जाने वाला व्यवहार क्रिया प्रसूत कहलाता है। ध्यान रखिएगा, लिख देता हूं मैं यहां। पुनर्बलन से प्रेरित, पुनर्बलन से प्रेरित होकर किया जाने वाला जो व्यवहार है वो क्या है? क्रिया प्रसूत। उसे क्रिया प्रसूत कहते हैं। पुनर्बलन के द्वारा या पुनर्बलन से प्रेरित होकर किया जाने वाला व्यवहार, याद रखिएगा, क्रिया प्रसूत कहलाता है। ऐसा किसने कहा? बी एफ स्किनर ने कहा। अब यहां पर बात आती है कि इस सिद्धांत के और क्या क्या नाम हैं। हम बात कर लेते हैं अन्य नामों की। इसको हटा देता हूं मैं यहां। सबसे पहले लिख देते हैं हम अन्य नाम। इस सिद्धांत के अन्य नाम क्या हैं? तो पहला नाम आता है, ध्यान रखिएगा, पहला नाम आता है आर एस
थ्योरी, रेनफोर्समेंट स्टिमुलस थ्योरी। ध्यान रखिएगा, मैं यहां लिख देता हूं, रेनफोर्समेंट स्टिमुलस थ्योरी, ये इसका नाम आता है। दूसरा नाम आता है साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। तीसरा नाम आता है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, यह भी इसका नाम आता है। आरएस थ्योरी, साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। इसका एक नाम और आता है जिसे हम यहां पर पढ़ते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इस नाम से भी इसको जाना जाता है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, ये सभी नाम स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, अब हम बात करते हैं इस सिद्धांत के बारे में। ये सिद्धांत क्या कहता है, इसकी मुख्य बात क्या है। ध्यान रखिएगा, पहला सिद्धांत 1938 में अमेरिका में दिया है बीएफ स्किनर ने। किस पर दिया है, भूखे चूहे पर, भूखे चूहे पर दिया है। ध्यान रखिएगा, पहले सिद्धांत की बात कर रहा हूं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का पहला सिद्धांत भूखे चूहे पर दिया है। और भूखे चूहे को यहां देखिएगा, ये एक बॉक्स है, ये चूहा है, ध्यान रखिएगा, और ये हो गया एक पिंजरा। यहां पर एक पाइप लगा हुआ है, यहां पर एक बर्तन है जिसमें चूहे के लिए भोजन है। भोजन का मतलब हुआ उद्दीपक है, और उद्दीपक के रूप में क्या है, दाना, जो भी है दाने हैं इसके अंदर। यहां नीचे एक कुंजी लगी हुई है,
यहां से जोड़ा गया उसको, कुंजी को यहां से यहां जोड़ा गया है। जैसे ही कुंजी पर पैर लगेगा, यहां से ये जो पर्दा है इधर नीचे गिर जाएगा, यहां आ जाएगा और अंदर जो है दाने चले जाएंगे, अंदर दाने गिर जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर एक छोटी सी घंटी है, घंटी है जिसका कनेक्शन भी इसी से बनाया गया है, इससे कनेक्टेड है ये। जैसे स्विच दबेगा, पहले घंटी की आवाज आएगी, फिर दाना गिरेगा, ध्यान रखिएगा। इस स्विच पर पैर पड़ते ही, इस बटन पर पैर पड़ते ही पहले घंटी की आवाज और फिर चूहे को अंदर दाना मिलेगा, ठीक है। यानी दाना इसके लिए पुनर्बलन का काम कर रहा है, ध्यान रखिएगा। जो भोजन है, जो दीपक है, इसके लिए पुनर्बलन का काम कर रहा है। ये जिस पिंजरे में है, इसको स्किनर बॉक्स भी कहा गया है। स्किनर बॉक्स कहा गया है, ध्यान रखिएगा इसे। इसका एक और अन्य नाम आता है बार प्रेसिंग ऑपरेटर्स बॉक्स, ध्यान रखिएगा। अब मैं यहां पर सभी के नाम लिख देता हूं। ये तो हो जाएगा लीवर, ये हो जाएगी घंटी, ये हो गया उद्दीपक, और ये हो गया भूखा चूहा, भूखा चूहा ध्यान रखिएगा। और ये अंदर दाने गिर रहे हैं इस तरीके से। अब स्किनर महोदय कहते हैं कि जब चूहा भूखा है तो भूख लगने के कारण वह इधर उधर इसके अंदर कूदता है, फुदकता है, इस पिंजरे के तारों को मुंह से तोड़ने का प्रयास करता है, और इसी दरमियान इसका पैर जो है इस लीवर पर दब जाता है, अनजाने में दब जाता है। जैसे ही लीवर दबता है, घंटी की आवाज आती है और दाने अंदर गिर जाते हैं। घंटी की आवाज और घंटी की आवाज के उपरांत दाने गिरते हैं। ऐसा स्किनर ने देखा कि जैसे ही इस चूहे को, भूखे चूहे को भोजन मिला, दाना मिला, उद्दीपक मन पुनर्बलन मिला, तो ये चूहा फुर्ती से इधर उधर दौड़ने लगा, तेजी से इधर उधर दौड़ने लगा। और इस बार ये पिछली बार से भी कम समय के अंदर इस लीवर के ऊपर पैर लगा लेता है, घंटी की आवाज आती है, फिर से दाना अंदर गिरता है और ये पुनर्बलन के तहत इसको खा लेता है और इसको पुनर्बलन मिलता है। अब इस सिद्धांत के द्वारा भी स्किनर महोदय ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब कोई भी कार्य किया जाता है और उस किए गए कार्य के तुरंत बाद किसी भी बालक को, प्राणी को पुनर्बलन मिलता है, अगर पुनर्बलन मिलता है तो ध्यान रखिएगा, पुनर्बलन पर यहां पर एक बात कहना चाहूंगा कि एक तो पुनर्बलन जो होता है वो होता है सकारात्मक। तो सकारात्मक जो पुनर्बलन मिलता है तो उसके अंदर ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यवहार के, किसी भी कार्य के दोहराई जाने की जो प्रायिकता है वो बढ़ जाती है। ध्यान रखिएगा, पुनर्बलन के कारण किसी कार्य को करने के बाद जब पुनर्बलन मिल जाता है तो पुनर्बलन के कारण किसी भी कार्य या किसी भी व्यवहार की प्रायिकता, दोहराई जाने की जो प्रायिकता है वो बढ़ जाती है, और उस दोहराई जाने वाली प्रायिकता का बढ़ना ही क्रिया प्रसूत अनुबंधन या सक्रिय अनुबंधन या साधनात्मक अनुबंधन, या जिसे हम कहना चाहेंगे रेनफोर्समेंट स्टिमुलस थ्योरी, आरएस थ्योरी,
का सिद्धांत कहा जाता है। यह सिद्धांत 1938 में अमेरिका में दिया गया है B.F. स्किनर के द्वारा। ध्यान रखिएगा, B.F. स्किनर के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है। पहला सिद्धांत भूखे चूहे पर दिया गया है और जिस बॉक्स के अंदर चूहे को रखा गया उसे स्किनर बॉक्स या बार प्रेसिंग ऑपरेटर्स बॉक्स के नाम से जाना गया है। ध्यान रखिएगा, ये तो हुई पहले प्रयोग के बारे में बात। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रयोग के बारे में। स्किनर का दूसरा सिद्धांत, स्किनर का दूसरा प्रयोग याद रखिएगा, पहला सिद्धांत हो गया, पहला प्रयोग हो गया। अब हम दूसरे प्रयोग की बात करेंगे। दूसरा प्रयोग 1943 दिया है B.F. स्किनर ने, और कहाँ दिया है? अमेरिका में दिया है। किस पर दिया है? कबूतर पर। और कबूतर कैसा है? ध्यान रखिएगा, भूखा कबूतर है। भूखे कबूतर पर यह प्रयोग किया गया है और पिजन बॉक्स के अंदर, कबूतर बॉक्स के अंदर उस भूखे कबूतर को डाला जाता है। भूखे कबूतर को डाला जाता है। ध्यान रखिएगा, मैं यहां पर चित्र बना देता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से यह प्रयोग समझ में आ सके। ध्यान रखिएगा, जैसे ये एक बॉक्स हो गया, इस बॉक्स के अंदर ये पिजन बॉक्स है। पिजन बॉक्स है और इस पिजन बॉक्स के अंदर यहां पर देखिएगा, ये भूखा कबूतर है, भूखा कबूतर है और यहां पर एक बोर्ड लगाया गया है। यहां पर एक बोर्ड लगाया गया है और इस बोर्ड पर यहां पर एक बटन है। यहां पर एक बटन है और यहां बाहर यहां पर दाना है, दाना है। ध्यान रखिएगा, और दाना इस पाइप के द्वारा यहां अंदर आता है। ध्यान रखिएगा, अंदर आता है। अब आप समझ गए होंगे, ये बटन है, इस बटन का कनेक्शन यहां है। जैसे ही इस स्विच पर ये चोंच मारेगा, ध्यान रखिएगा, अपनी बैक मारेगा, तो चोंच मारने से, ध्यान रखिएगा, चोंच मारने से यह बटन दबेगा और दबते ही यहां पर जो खट की आवाज आती है, खट की आवाज के साथ ही यहां से जो दाने हैं वो अंदर गिरना शुरू हो जाते हैं और ये कबूतर उन दानों को खा लेता है। ध्यान रखिएगा, यहां लिख देता हूं मैं स्विच, ये है दाना या इसे मैं कहूंगा उद्दीपक। उद्दीपक, ध्यान रखिएगा। अब ये कबूतर इस लाल रंग के बटन पर चोंच मारता है और चोंच मारते ही खट की आवाज के साथ अंदर दाने गिर जाते हैं, ये फटाफट उन दानों को खा लेता है। ऐसा 5-6 बार वो करता है
तो वो बटन दबाना सीख जाता है। पहली बार जो इस कबूतर ने इस बटन पर चोंच मारी, ये चोंच अनजाने में पड़ी, लेकिन चोंच जहां पड़ी उसके बाद खट की आवाज आई। तो इस आवाज के साथ जब दाने गिरे तो कहीं ना कहीं इस कबूतर को समझ में आया कि जहां भी खट की आवाज आएगी वहीं पर दाने गिरेंगे। तो ये इस खट की आवाज के साथ यहां पर एक ध्यान रखिएगा, कंडीशनिंग जो ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जिसके बारे में बात कर रहे हैं, सक्रिय अनुबंधन कर रहा है। ध्यान रखिएगा, सक्रिय अनुबंधन कर रहा है। तो ये सिद्धांत दूसरा प्रयोग है बीएफ स्किनर का, जो 1943 में दिया गया है। बॉक्स का नाम है पिजन बॉक्स, या ध्यान रखिएगा आप इसे स्किनर बॉक्स भी कह सकते हैं। इसमें भूखा कबूतर है, यहां पर एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ जिसके ऊपर लाल रंग का बटन है, और यहां उद्दीपक है दाने के रूप में। इस स्विच को दबाते ही खट की आवाज आएगी और दाने अंदर गिरना शुरू हो जाएंगे। तो ये पूरा प्रयोग इन्होंने कबूतर के ऊपर दिया है। ध्यान रखिएगा, पहला प्रयोग स्किनर का चूहे पर है 1938 में, दूसरा प्रयोग 1943 में भूखे कबूतर पर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, ये हो गए दो सिद्धांत। किसके हो गए दोनों सिद्धांत? बीएफ स्किनर के सिद्धांत के बारे में हमने बात की है। ध्यान रखिएगा, बीएफ स्किनर के सिद्धांत के बारे में हमने बात की है। अब यहां पर प्रश्न आता है कि बीएफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया है, इस सिद्धांत का आधार क्या है? उन्हें ये बेस कहां से मिला, उन्हें ये आइडिया कहां से मिला? ध्यान रखिएगा, बीएफ स्किनर ने थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम को अपना आधार माना है। ध्यान रखिएगा, इस सिद्धांत का आधार थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम है। ध्यान रखिएगा, इसका आधार की अगर मैं बात करूं तो इस सिद्धांत का आधार जो है वो स्किनर ने किसको माना है? प्रभाव का नियम माना है। ध्यान रखिएगा, बीएफ स्किनर की बात कर रहा हूं मैं, बीएफ स्किनर ने दिया है, और यह सिद्धांत प्रभाव के नियम के आधार पर कार्य करता है, लॉ ऑफ इफेक्ट। ध्यान रखिएगा, यानी किसी भी कार्य के करने के बाद जो पुनर्बलन मिलता है, भोजन रूपी जो पुनर्बलन मिलता है, उस पुनर्बलन के कारण उस कार्य को दोबारा करने की या दोहराने की प्रायिकता बढ़ जाती है, ऐसा समझाने का प्रयास किया है। सीधे शब्दों में कहूं तो स्किनर आपको समझाना चाहता है कि जब भी कोई कार्य किया जाता है उस समय उस कार्य का परिणाम या प्रभाव जो है उस कार्य की गति को बढ़ा देता है। जैसे ही चूहे को और कबूतर को दाना या भोजन मिलता है तो वह उस कार्य को तेजी से करता है, दोबारा बहुत जल्दी जल्दी करता है, क्योंकि उसे पुनर्बलन मिला है। ध्यान रखिएगा, पुनर्बलन के कारण उसके कार्य में गति आ गई। अब यहां पर हम बात करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें पुनर्बलन की, तो सर्वप्रथम पुनर्बलन शिक्षा के क्षेत्र में देने का कार्य किया है बीएफ स्किनर ने। ध्यान रखिएगा, शिक्षा के क्षेत्र में पुनर्बलन देने का सर्वप्रथम कार्य किया है बीएफ स्किनर ने। शिक्षा के क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, है ना। 4 प्रकार के पुनर्बलन की बात उन्होंने की है। ध्यान रखिएगा, पुनर्बलन पहला सतत पुनर्बलन, अगर दूसरे की मैं बात करूं तो दूसरा हो जाएगा आंशिक पुनर्बलन। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो तीसरा हो जाएगा
अनुपात, पुनर्बलन। और अगर मैं चौथे की बात करूं तो ये हो जाएगा अंतराल पुनर्बलन। शिक्षा के क्षेत्र में ये चारों देने का प्रयास किया है। यहां पर इनको हम समझ लेते हैं। सतत पुनर्बलन का मतलब क्या होता है? सतत पुनर्बलन का मतलब होता है कि लगातार पुनर्बलन दिया जाए, हर कार्य के बाद पुनर्बलन दिया जाए। जैसे ही कार्य अच्छा होता है तो पुनर्बलन दिया जाए, कार्य के तुरंत बाद पुनर्बलन दिया जाए, यह होता है तो सतत पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन का मतलब, आंशिक जो पुनर्बलन होता है वो होता है कि कुछ कुछ अंशों में पुनर्बलन दिया जाए, एक साथ ही सारा पुनर्बलन नहीं दिया जाए, कुछ कुछ पुनर्बलन दिया जाए। जैसे यहां पर जो चूहा है या कबूतर है, उसको एक बार बटन पर चोंच लगाने से या एक बार बटन पर पैर लगाने से पूरा का पूरा भोजन अंदर नहीं आ गया, कुछ दाने अंदर आए हैं, है ना। तो वैसे ही जब कोई विद्यार्थी बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है या अच्छे अंक लाता है, जैसे विद्यालय के अंदर अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं, तो जैसे पहले टेस्ट में अच्छे नंबर लाया तो उसे आंशिक पुनर्बलन दिया जाए, दूसरे टेस्ट में भी और अच्छा लाता है तो फिर से उसे आंशिक जो पुनर्बलन है वो दिया जाए। इस प्रकार से आंशिक पुनर्बलन, है ना, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा किस्तों में पुनर्बलन दिया जाए, ये होता है आंशिक पुनर्बलन। फिर बात आती है अनुपात पुनर्बलन। कार्य के अनुपात में पुनर्बलन दिया जाए। अगर कार्य बहुत अच्छा है तो पुनर्बलन भी बहुत अच्छा दिया जाए, अगर कार्य सामान्य है तो पुनर्बलन भी सामान्य दिया जाए, है ना। जैसे एक बच्चा 10 में से 10 नंबर लाता है तो उसकी कक्षा के अंदर आप वाहवाही करते हैं या उसकी प्रशंसा करते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर एक बच्चा 10 में से 8 नंबर लाता है तो उस 8 नंबर के हिसाब से उसकी वाहवाही होनी चाहिए। अगर कोई 6 नंबर लाता है तो 6 नंबर के हिसाब से वाहवाही होनी चाहिए। जैसे नंबर लाया उसके अनुपात में, मतलब ये हुआ कि 10 में से 10 लाने को आप बहुत अच्छे तरीके से पुनर्बलन दें, लेकिन 10 में से 6 लाने वाले को उससे थोड़ा कम सामान्य तरीके से पुनर्बलन दिया जाए, ये होता है अनुपात में पुनर्बलन। फिर बात आती है अंतराल पुनर्बलन। अंतराल पुनर्बलन का मतलब ये होता है कि समय समय पर पुनर्बलन दिया जाए, कुछ गैप रखा जाए, हर बार उसी बालक को नहीं दिया जाए, अलग अलग बालकों को भी पुनर्बलन दिया जाए। अंतराल पुनर्बलन का मतलब होता है कि जो हम पुनर्बलन दे रहे हैं उसके अंदर कुछ गैप रखा जाए, सामान्यतः कुछ डिस्टेंस रखा जाए, तो उस पुनर्बलन का बढ़िया असर होगा किसी भी प्राणी या विद्यार्थी के ऊपर। तो ये तमाम बातें हमने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के बारे में की है। अब हम बात करते हैं कि शिक्षा में इसका बड़ा महत्व क्या है। तो ध्यान रखिएगा 1954 के अंदर, 1954 के अंदर शिक्षा में एक सिद्धांत आया, अभिक्रमित अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो किसकी देन है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की ही देन है। ध्यान रखिएगा अभिक्रमित अनुदेशन जो 1954 में आया वह क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत की ही देन है। तो शिक्षा के अंदर इसका ये एक बहुत बड़ा रोल रहा है। आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। जय हिंद, नमस्कार।